बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया है। कौम से ख़िताब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ये ख़िताब लेट क्यों हुआ, और इस ख़िताब के बाद अब अपोजिशन जो है उसके पास क्या बाकी बचेगा, क्योंकि बहुत ही अहम इस वक्त चल रहा है। नेक टू नेक मुकाबला है, जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर हो, कराची हो, पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज़ तैयारियां कर रही है और PDM भी इसमें तैयार है। फिर कुछ और अपोजिशन जमातें, तहरीक लब्बैक वाले तैयार हैं। जमात इस्लामी से मुलाकातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, PDM, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, ANP, सब, अख्तर मेंगल साहब, महमूद खान चकतई, सब मैदान में निकले हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक दफ़ा तो गुब्बारे से हवा निकाल दी है और उन्होंने कितने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। मेरा ख़्याल है कि पिछले 3.5 सालों में सबसे अच्छी तकरीर अगर मुझसे को पूछे वो ये थी, जिसमें उन्होंने सियासी फ़ैसले किए, आवाम को बहुत बड़ा पैकेज दिया, पूरे पाकिस्तान के आवाम को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। और इससे क्या असरात, आइंदा बजट तक उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतों को फ़िक्स कर दिया है। और आइंदा बजट से मुराद है मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने तक ना बिजली की कीमत में इजाफ़ा होगा, ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होगा। IMF का प्रेशर ख़त्म, हर तरह का प्रेशर ख़त्म, और अपनी मुआशी टीम के साथ बैठे और उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अपोजिशन क्या कर रही थी। अपोजिशन इस वक्त सर जोड़ के बैठी है, आपको बता चुका हूँ। मुलाकातें चल रही हैं, पावर शेयरिंग फार्मूले डिस्कस हो रहे हैं कि कौन किसके हाथ में क्या आएगा, कौन किस ओहदे पर बराजमान होगा, पंजाब में क्या होगा, मरकज़ में क्या होगा, और पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा। मुस्लिम लीग नवाज़ किस नज़रों से, ललचाई हुई नज़रों से देख रही है। पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग काफ, उसको क्या हिस्सा मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी तक डिस्कशन में चल रही हैं। लेकिन अभी तक इमरान ख़ान की खुशकिस्मती कि अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं है। बुनियादी बात पे इत्तेफाक है कि इमरान ख़ान साहब को हटाना है, लेकिन उससे आगे चलना कैसे है इस पे इत्तेफाक नहीं है। हर पार्टी का मफाद मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी, काफ लीग नहीं चाहते असम्बलियाँ टूटें, और वो नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि तब्दीलियाँ आएँ, तो तब्दील शुदा हुकूमत को भी मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। कम से कम 2022 तो पूरा मिलना चाहिए। 2023 में सोचें इंतखाबात करवाने के। मुस्लिम लीग नवाज़ जल्दबाज है, वो चाहती है फिल फॉर नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ फिल फॉर इलेक्शन। तो बहरहाल आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़िताब करना था, और वो ख़िताब करना था जी कोई 6 बजे के करीब, और ये रिकॉर्डिंग होनी थी कोई 4 और 5 के दरमियान। और उसमें काफ़ी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जारहाना अंदाज़ होना था। लेकिन फिर कुछ इत्तलात आनी शुरू हुई कि अभी नहीं, अभी लेट हो गया है, अभी रिकॉर्डिंग लेट हो गई है, ये हो गया है। और मालूम करने पे पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात शुरू हो चुकी है। और ये मुलाकात ज़ाहिर है कि अनाउंस नहीं की गई, और हमें इस ख़बर का पहले से इल्म था और मुलाकात होनी थी। और इस तरह की मुलाकातों की ख़बर उसी वक्त दी जाती है जब इशू की जाए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़बर मीडिया पे आना शुरू हो गई और आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही, और जो कहा जाता है कि बेहतरी के इम्कानात, बेहतरी के चांसेस अभी तक मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अपने हाथ में है कि वो अपोजिशन के गुब्बारे से कैसे हवा निकालते हैं और अपने इत्तेहादियों को अपने साथ कैसे रखते हैं। ये उनके अपने इख्तियार में है। कोई और इत्तेहादियों को ना रोक सकता है और ना ही वहाँ से रुखसत कर सकता है। ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि अब गेट नंबर 4 बंद है, गेट नंबर 4 बंद है, और वहाँ पे किसी किस्म की कोई शॉपिंग नहीं हो रही,
किसी किस्म की कोई ना विंडो शॉपिंग हो रही है, ना असली वाली हो रही है, और किसी को उंगली पकड़ के कोई राह भी नहीं दिखाई जा रही। दूसरा 7th एवेन्यू, वो भी मुकम्मल तौर पे बंद है, सिर्फ मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त है। गेट 4 में भी और 7th एवेन्यू में भी गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त नहीं, और अगर कोई जा ही नहीं सकता, और ख़ास तौर पे सियासी लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं है। और 0 पे आया हुआ है, और ख़ुद फ़ैसले करें, अपोजिशन ख़ुद फ़ैसले करे, मैदान खुला है, हुकूमत और उसके इत्तेहादी ख़ुद फ़ैसले करें, मैदान खुला है। ये मामलात चल रहे हैं। तो इस मुलाकात में काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, पॉजिटिव डिस्कशन हुई, और पॉजिटिव डिस्कशन के बाद ही ये फिर तकरीर लेट हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ख़िताब लेट हुआ, और ये ख़िताब उस मुलाकात के बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम के साथ बैठे, और फिर 6 बजे ये रिकॉर्डिंग हुई। 6 बजे रिकॉर्डिंग हुई, फिर नोक पलक सवारी गई, और 7:20 पे फ़ैसला हुआ ये ख़िताब नशर करने का। और इस तरीके से, और उस ख़िताब में नज़र आ रहा था ठहराव मौजूद है, और गम व गुस्सा, ना गम है ना गुस्सा है, और ना ही एग्रेशन है, बल्कि सही मानों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ ऐलानात किए, बड़े बड़े फ़ैसले किए। नंबर 1, सारा दिन टीवी पे चलता रहा, एक मीडिया हाउस ढोल पीटता रहा कि बिजली की कीमत में 6 रुपये इजाफ़ा किया जा रहा है, मंजूरी दे दी गई, समरी मंजूर हो गई, और दूसरा 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाएगा पेट्रोलियम की मसनूआत में। ये सारा दिन चलता रहा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि होना क्या है। और ये तकरीर अलबत्ता परवेज़ खटक साहब ने ऐलान कर दिया था कि 10 रुपये पेट्रोल जो है वो आज सस्ता हो जाएगा, और नेपरा ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी कि जनवरी में LNG की कमी और से 7 अरब 74 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ा है, इसलिए सार्फिन पे बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो तकरीर की, उसमें ये पहला मौका है कि उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया और अपनी जो कामयाबियां हैं उनको गिनवाया, जो कि गिनवाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइम वक्त ज़ाया नहीं किया अपोजिशन पे, वरना ये सारी की सारी तकरीर जो है उनकी ज़राएगा जानी थी। अब क्या ऐलान किया है? एक तो बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये कमी कर दी, और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कम कर दी, और ये फ़िक्स कर दिया रेट कि अगले बजट तक इसमें कोई इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, बढ़ें, कम होती हैं, कम होएं, लेकिन इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। और ये ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी है, और यूक्रेन जो है वहाँ से जो तवानाई की ज़रूरियात हैं एनर्जी की, वो 30% पूरी करता है दुनिया भर की। तो इस एतबार से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल भी महंगा होना है, पेट्रोलियम मसनूआत भी और गैस भी बढ़ेंगी। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया है, कमी का ऐलान किया गया है। 95% जो सार्फिन हैं बिजली के, उनके बिलों में 20 से 50% कमी वाक़ होगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया है। इसी तरीके से जो एहसास प्रोग्राम है वो 12,000 से 14,000 रुपये उसका कर दिया गया है, और इससे 80 लाख लोगों को, 80 लाख फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा। 80 लाख फैमिलीज़ जो हैं उनको, यानी कि 2,000 रुपये फ़ी महीना ज़्यादा कर दिया है। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने एक और रिलीफ भी दिया है, और वो ज़रा इससे भी बढ़कर रिलीफ कहना चाहिए। एहसास किफ़ालत का प्रोग्राम आपको बता चुका हूँ कि कीमत बढ़ा दी गई है, और 10 रुपये बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा जो है वो नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कुछ और उन्होंने एक काम किया है, ख़ास तौर पे अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में बहुत सही बातें की हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में पाकिस्तान जो है वह एक तरनवाला था और एक कॉलोनी के तौर पे मौजूद था, और अमेरिका हो, नेटो हो, अमेरिका की तरफ से हमारे 10 सालों में 400 ड्रोन हमले किए गए, और हमारे हुक्मरान खामोश रहे, उस पर नहीं बोले। फिर पीका पे आए हैं, पीका पे मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जो उन्होंने मुआशी तौर पे जो काम किया है वो
معاشی پیکج وہ بہت بڑا پیکج ہے۔ امریکہ میں 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی 7.5%، کینیڈا میں 30 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، برطانیہ، ترکی، دنیا بھر میں مہنگائی ہے، ہم خود بھی سعودی عرب میں بھی ہو کے آئے ہیں، وہاں پہ بھی مہنگائی کا بہت برا حال ہے، اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ جو جسے کہتے ہیں وہ 5% سے 15% کر دیا گیا ہے، اور اب پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی 13.8% ٹوٹل ہوئی جی 5 سالوں میں۔ نون لیگ کے پہلے دور میں 10.8 اور دوسرے دور میں 7.2% ہوئی، یعنی کہ مجموعی طور پہ ایوریج جو ہے 10 رہی، پہلا دور ظاہر ہے اس سے پہلے کا تھا، اب 7.2۔ اب نون لیگ کے تیسرے دور میں تیل کی قیمت 5% میں اضافہ ہوا، پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں 8.7% مہنگائی ہوئی۔ یہ انہوں نے بتایا پولیو کا کوئی کیس نہیں آیا، دنیا کے 4 اداروں نے احساس پروگرام کی تعریف کی، لیکن آگے جا کے تفصیلات وہ کہتے ہیں جی بڑی ہیں، ہماری 31 ارب ڈالر تک آ چکی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے زیادہ آئی ہیں زر مبادلہ، اور تفصیلات 10 ارب ڈالر تھیں اس سے پہلے، اب 31 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، اور لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا قوم کو، عام آدمی کو، وہ فائدہ پہلی دفعہ پہنچایا گیا ہے، اور ٹیکس کلیکشن میں 31% بڑھا ہے، تو اس کا ظاہر ہے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، وہ دیا گیا ہے۔ کسانوں کو 11 ارب روپے پیکج دیا گیا کسانوں کو، اور مزید ان کو پیسے ملیں گے، بلا سود ملیں گے۔ پھر مینوفیکچرنگ کمپنیوں نے 930 ارب روپے منافع کمایا، تو یہ آگے جانا چاہیے، ابھی تک نہیں گیا۔ عام آدمی کو ان کے یعنی کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ورکرز ان تک یہ منافع نہیں پہنچا، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ ٹریکٹر 20% سیل زیادہ ہوئے، بالکل ایگریکلچر کو فوکس کرنا چاہیے، وہ اب کیا جا رہا ہے۔ اور اس خاصا تعمیرات سیکٹر میں وہ 1500 ارب روپے جو گئے ہیں، 1500 ارب روپے اب تک تعمیراتی سیکٹر میں خرچ ہو چکا ہے، تو اس کا فائدہ عوام کو ہو رہا ہے۔ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، مزدوری بڑھی ہے، روزگار کے مواقع زیادہ ہیں۔ فارن ایکسچینج 23 ارب روپے اور زر مبادلہ کے ذرائع 23 ارب تک چلے گئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں گی، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آگے ایک پیکج اناؤنس کیا گیا ہے وہ ہے تقریباً 26 لاکھ اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، 38 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور اسکالرشپ میرٹ پہ دیے جائیں گے۔ آئی ٹی سیکٹر میں فری لانسرز اور کمپنیوں کو 100% ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام کیا گیا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر میں فارن ایکسچینج کی موومنٹ 100% چھوٹ دے دی گئی ہے، اور آئی ٹی سٹارٹ اپ کو 100% کیپٹل گین ٹیکس پر چھوٹ دے دی گئی ہے۔ انڈسٹری سے متعلق ایک بڑا پیکج کل آ رہا ہے۔ پھر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ آئیں، پاکستان میں سرمایہ لگائیں، 5 سال تک یعنی کہ انڈسٹری لگائیں، 5 سال تک ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، وہ خود لگائیں، خاص ساتھ لوکل پاکستانی جو مقیم ہے پاکستان میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، تب بھی نہ ہی آمدن کا پوچھا جائے گا یہ پیسہ آیا کہاں سے، اور نہ ہی 5 سال تک کوئی ٹیکس لیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کسانوں اور گھروں کی تعمیر کے لیے 460 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے، اس کو اگر سرخ فیتے کا شکار نہ ہو اور جلد شروع کر دیے جائیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ 50 ارب روپے جو ہے بینک اب تک گھروں کی تعمیرات پہ قرضے دے چکے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات، صحت کارڈ سے متعلق پنجاب مکمل طور پہ فری ہو جائے گا، صحت کارڈ ہر کسی کو مل جائے گا، خیبر پختونخوا کو، پھر بلوچستان کو، اور پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ وہ سندھ میں یہ کام کریں۔ تو یہ سارا ایک پیکج دے دیا ہے۔ اب اپوزیشن نے چونکہ لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، وہ عوام کو کیسے لے کے آئے گی، اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے فوری طور پہ تو پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کے لیے خطرات ٹل سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی دیکھا جائے تو پھر پرائم منسٹر عمران خان کو بارگین کرنا پڑے گا، اپنے اتحادیوں کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اور ان کو اپ گریڈ کر دیں تو میرا خیال ہے دی بیسٹ ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپنے اتحادیوں پہ اعتماد کریں، ایم کیو ایم کو اپ گریڈ کریں، ان کو تگڑا کریں سندھ میں، اور اگلا الیکشن انتخابی اتحاد کریں، پنجاب میں کاف لیگ کو تگڑا کریں، ان کے ساتھ انتخابی اتحاد بنائیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو جو آفر ہو رہی ہے وہ آفر یہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی آنے والے 35 دن، مارچ کا پورا مہینہ اور 8-10 دن اپریل کے، یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور OIC کی سمٹ ہو جائے جو کہ 22-23 مارچ کو ہے، اس میں
بہت ساری اہم شخصیات آنی ہیں، اس پروگرام کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا ہر صورت میں۔ تو یہ منیمم ایجنڈا موجود ہے اور اس پہ بات نہیں ہوگی۔ البتہ اپوزیشن ابھی تک دیکھتے ہیں کہ کل کیا میدان میں آتی ہے، کیسے آتی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کل کی کابینہ کا اجلاس منسوخ کر دیا ہے، وہ جا رہے ہیں لاہور، اور لاہور میں وہ ملیں گے چودھری صاحبان سے، اور چودھری صاحبان کے ساتھ مل کے کس پاور شیئرنگ فارمولے پہ بات کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اگر وزارت اعلیٰ آفر ہو گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پی ٹی آئی اور ان کے متفقہ امیدوار آ گئے، تو میرا خیال ہے کہ پھر آگے بڑھنے کے امکانات کافی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اگر مسلم لیگ نواز کو پاکستان تحریک انصاف نے شکست دینا ہے پولیٹیکلی، تو پھر ضروری ہے کہ پنجاب میں ایک تگڑا وزیر اعلیٰ ہو، اور عمران خان صاحب اب چودھری صاحبان کو کیسے راضی کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب کی قربانی جو ہے وہ اس وقت کافی کیا کہنا چاہیے، پلسرات پہ ہیں عثمان بزدار صاحب، یوں سمجھیں بہت تیز دھاری تلوار اس وقت سیاست کی چل رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔